अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी। नाजरीन, बेशक कुदरती आफात पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन इसके नतीजे में होने वाले नुकसान से निपटने की हिम्मत जरूर होनी चाहिए। कल सिंध और बलूचिस्तान में आने वाले हौलनाक जल्जले ने तबाही मचा दी, जिससे 150 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए। इन इलाकों में इमदादी कामों की क्या सूरत हाल है, इस बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जल्जले आते क्यों हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और हमारे यहाँ अमारात की जो तामीर है ये करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि अमरीकी सदर बराक ओबामा ये कहते हैं कि जहां भी सफारतकारी नाकाम हुई वहां हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे और अफगान जंग के बाद अब दुनिया महफूज हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन हमले सिर्फ उन ममालिक में किए जा रहे हैं जहां दहशतगर्दों को पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात ड्रोन हमलों से नहीं जुड़े? क्या ड्रोन हमलों के खत्म होने से दहशतगर्दी खत्म या कम हो सकती है? इस पर बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह सियालकोट में बच्चों को अगवा किया जाता है और फिर उन अगवा शुदा बच्चों को माजूर बनाकर किस तरह उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। इस पर अपने नुमाइंदे से भी रब्ता करेंगे और क्या मामला है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्यों बच्चों को इस तरह अगवा करके माजूर बनाकर भीख मांगने पर वहाँ पर मजबूर किया जाता है, इस बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इसके साथ ही काजी साहब से पहले खबरें ले लें कि उनके पास आज क्या है। जी काजी साहब। चलिए आगाज़ में बात करेंगे। एक बड़ी मूवमेंट फूटी है बांग्लादेश में। तकरीबन 2 लाख वर्कर्स जो हैं, टेक्सटाइल वर्कर्स, वो बाहर हैं और वो पे रेज मांग रहे हैं। ख़ास अनरेस्ट चौथा दिन हो गया है। आज हम एनालिसिस करेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं, क्योंकि ये भी ज़ाहिर है कल तक हमारा हिस्सा था ये मुल्क, तो वहाँ पे क्या हो रहा है और वहाँ होने वाले जो वाक़यात हैं उनके असरात जो हैं ज़ाहिर है सब कॉन्टिनेंट में जाएंगे। एक बड़ी दिलचस्प तफसील है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही वो जो नीलम झेलम डैम की बात किया करते थे, अभी दोबारा भी करेंगे जब क्लासर साहब आएंगे, तो उसके एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, तो किस किस जो कानून को उन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा, बड़ी दिलचस्प तफसील है। इसमें भी आज इसको भी हमने इंक्लूड किया। और साथ ही फ्लोर मिल्स, अभी हम कल स्टोरी कर रहे थे जी कि बिजली की कीमतों में इजाफा होने वाला है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने वाला है। बाई द वे पेट्रोल की कीमतों में हमने 4 रुपये बताया था, आज जो छपा है वो 5 से 6 रुपये है जी, हाँ। जी, और 1 अक्टूबर से होगा। और इसके साथ ही जो इजाफा फ्लोर मिल्स मालकान कहते हैं कि 75% हमारी बिजली के बिलों में इजाफा हो गया है, लिहाजा वो भी कोई 1 रुपया या 1.25 रुपया या 1.5 रुपया आटे की कीमतों में भी इजाफा कर रहे हैं। तो ये वही एक रिपल इफेक्ट आएगा। इन स्टोरीज पे आज बात करेंगे। ठीक है, लेकिन काजी साहब सबसे पहले हम बात करें कल नाज़रीन सिंध और बलूचिस्तान जो जल्जले से कल लरज उठे, तकरीबन 150 अफराद जाँ बहक हुए जल्जले के नतीजे में और सैकड़ों अफराद जख्मी हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। और बलूचिस्तान का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा तबाह हुआ है। बताया गया है कि वहाँ पे पसमानदा जो देहात थे, वहाँ पर देही इलाके थे, वो मुकम्मल तौर पर ज़मी बोस हो गए हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है? बताया गया है कि वहाँ पर मवासलात का निज़ाम मौसर ना होने की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात ज़रूर वहाँ पर पेश आ रही हैं। हमारे नुमाइंदे फरीदुल्लाह कोयटा से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरीदुल्लाह, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर इमदादी कामों की? जिस तरह से पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर मवासलात का उस तरह से निज़ाम नहीं है, लोगों की उस तरह से पहुँच नहीं है, वहाँ पर को किस तरह से लोगों को वहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है? जी, ऐसे बलूचिस्तान के ये इंतहाई पसमानदा जो है जिला आवारान, ये कोयटा से तकरीबन 700-750 किलोमीटर के फासले पर है। जब कल वहाँ ज़ल्ज़ला आया तकरीबन 4:30 का टाइम था, तो उसके बाद से जो तबाही हुई उसमें 150 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए और 300 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो जख्मी बताए। इस सिलसिले में जो हमारे वहाँ मकामी लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि 50% से ज़्यादा जो कच्चे मकान, की वो दही इलाका है, वो पसमानदा है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादातर कच्चे मकानात ही हैं। उनमें से 50% से ज़्यादा मकानात जो मुनहदिम हो चुके हैं, जो बाकी बचे हैं उनको भी नुकसान पहुँचा और वो रहने के काबिल नहीं रहे। इस सिलसिले में जो हुकूमत बलूचिस्तान है उन्होंने तमाम इंतजामिया को अलर्ट कर दिया है और हंगामी। फरीद ये बताएं, फरीद पहले तो हमें ये बताएं कि पिछले कुछ अर्सा पहले जल्जला आया था और वो पहले तो हमें वो जगह ही नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किलों से जगह मिली, सरहदी इलाका था। क्या वो लोग रिहेबिलिटेट हो गए हैं या खुद ही सेल्फ हेल्प के जरिए उन्होंने सब कुछ किया है और साथ ये मिजरी दोबारा से आ गई है? जी बिल्कुल, उनको भी इतनी खातिर ख्वाह जो रिलीफ थी वो जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ज्यादातर लोगों ने अपने मदद आपके तहत ही वहाँ काम किया, अपने जो घर उनके तबाह हो गए थे या गिर गए थे उन्होंने उनकी तामीर करके अपना काम शुरू। अभी सेम सूरत हाल में यही नज़ारा है, क्योंकि PDM में जो कोयटा में यहाँ से अगर ट्रकों के जरिए वहाँ सामान मुंतकिल भी करते, कम से कम इनको जो 14 से 16 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। अभी ये 14 से 16 घंटे क्यों लगेंगे? बिल्कुल मवासलात का निजाम नहीं है, सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे फरीद।
क्योंकि ऐसे है कि कोयटा से मैंने आपको बताया तकरीबन 700-750 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ट्रकों के जरिए पीएनडी में अपना जो तो इन्होंने कोई एरियल रूट नहीं बनाया, कोई हेलीकॉप्टर हो, कुछ ऐसी चीजें हो, या वहाँ पे नहीं हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ किया गया हो? जी हेलीकॉप्टर के जरिए तो ऐसा है कि मतलब जितने बड़े पैमाने पे तबाही हुई, इतने ज्यादा सामान मुमकिन नहीं वहाँ पहुँचाना, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए जो है खुराक है और अद्वियात वगैरह ये मुंतकिल की जा रही। अब से कुछ देर पहले जो है चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान बाबर याकूब फतेह वो हेली के जरिए रवाना हुए, यहाँ से वो गए, तमाम जो इंतजाम है उनका जायजा लेंगे, उसके बाद जो इनकी हुकूमत की एक कमेटी होगी। अच्छा, ये बताएं कि बताया गया है कि अवरान में 40% मकानात मुनहदम हो गए हैं, स्कूल जमी बोस हो गए हैं, जो इफेक्टेड लोग हैं वहाँ पर, जो मुतासरा लोग हैं वहां पर, उन्हें कहां पर इस वक्त शिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें कहां मुंतकिल किया जा रहा है? जाहिर है उनके घर जमी बोस हो गए या ऑलरेडी कच्चे मकान थे, उन्हें भेजा कहां जा रहा है? बिल्कुल, जो रात को कल ये वाक़या कल जो रात थी वो तो उन्होंने खुले आसमान तले गुजारी। आर्मी भी कह रहे हैं कि वहाँ पहुँच गई है, एफसी के जो एहलकार है वो भी पहुँच गए, मकामी पुलिस और लिवी जो वो तमाम काम कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि करीबी कोई इतना इलाका नहीं कि उन्हें मुंतकिल, लेकिन फिलहाल इस वक्त तक तो तमाम के तमाम जो अवरान में ही मौजूद है, खुले आसमान तले बैठे, हुकूमत की तरफ उनकी नजरें उठी हुई, हुकूमत उनकी। अच्छा, ये बताएं फरीद, कोई मेडिकल एड पहुंची है या नहीं पहुंची उन तक? जी हुकूमती जो वहाँ अपने स्टोर में जो अद्वियात थी वो थोड़ी बहुत पहुंची, लेकिन ऐसे बड़े पैमाने में होनी चाहिए, लेकिन वो अब तक किसी किस्म की रिलीफ वहाँ नहीं पहुंच पाई है। मैं भी क्यों आज अभी दिन शुरू हो चुका है यहाँ से। आपके पास कोई एस्टिमेशन है कि जिस इलाके में सब कुछ हुआ है वहाँ एग्जिस्टिंग मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, कोई हॉस्पिटल कितने हैं, कुछ है आपके पास फिगर? जी वहाँ अवरान का एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ भी जो अगर सहूलियात की हम बात करें तो सहूलियात इस खातिर नहीं कि तमाम आवाम को जो उनको नुकसान जख्मी हुए हैं उनको तमाम की रिलीफ दी जाए। मतलब एक बराए नाम जिसे हम थे, हम अगर उसके हवाले से बात करते हैं, कोयटा की जो हॉस्पिटल वहाँ इतनी फैसिलिटीज थी, तो वहाँ जो बहुत ही पसमानदा जिला है बलूचिस्तान का, तो वहाँ भी तकरीबन सूरत हाल ऐसी है। फरीदुल्लाह, ये तो नहीं कहा जा सकता कि इमदादी कामों में कहीं सुस्ती नजर आ रही है? जी अभी तक जो इन लोगों से हमारे एक साथ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो मुतमईन नहीं है। अब तक बात हुई होती जो इलाके के मुतासरीन मुतमईन होंगे तो हम कहेंगे जी इमदादी कार्रवाइयाँ पूरी तरह जारी हैं, लेकिन अब शायद आज पूरी तरह फाल हो सके ये काम। बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह आपका। नाज़रीन, बलूचिस्तान में तो बहुत नुकसान हुआ, इसके साथ साथ सिंध के बहुत से इलाके जो थे वो ज़लज़ले की शिद्दत से लरज़ उठे, वहाँ पर भी लोग कलमा तैयबा का वेट करते हुए बाहर निकल आए, नुकसान हुआ है वहाँ पर भी बहुत से इलाकों में। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद बुखारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। साथ सिंध के किन किन इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ पर इमदादी काम जो है उनकी क्या सूरत हाल है? जी सिंध के इलाके, कराची, हैदराबाद और इतराफ़ के जो इलाके थे वहाँ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं रिपोर्ट हो सका। ताहम सबसे मुतासरा इलाका ही बलूचिस्तान का आवरा है, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर कैंट गेट नंबर 5 पे। कुछ ही देर में फ़ौजी काफ़िला निकलेगा जो रेस्क्यू ऑपरेशन में वहाँ हिस्सा लेगा। इस काफ़िले में 600 फ़ौजी एहलकार हैं, जिनमें लेडी डॉक्टर्स, मेडिकल असिस्टेंट्स और दीगर रेस्क्यू का अमला शामिल है। एक फील्ड हॉस्पिटल साथ ले जाया जा रहा है। 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये काफ़िला है जो आवरा में इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर फ़ौजी एहलकार। कितना टाइम लगेगा इनको वहाँ पहुँचने में? साथ जी तकरीबन अब से आधे घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। जो स्पीड बताई गई है उस काफ़िले की मखसूस, उसके मुताबिक कहा जा रहा है तकरीबन 4 घंटे कम से कम भी लगेंगे इनको वहाँ पहुँचने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में सामान ले जाया जा रहा है। फील्ड हॉस्पिटल है, उसमें बैंडेजेस, रेस्क्यू का सारा सामान, मेडिकल एड का तमाम तर सामान कराची से वहाँ ले जाया जा रहा है। मौसलाती जो सड़कों का निज़ाम कैसा है यहाँ से वहाँ तक, कराची से वहाँ, ये इलाके से वहाँ तक सड़कें ठीक हैं, कैसी हैं? जी कराची क्रॉस करने के बाद जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरखतर रास्ते हैं, लिहाजा स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम रखनी पड़ेगी। एक अंदाजे के मुताबिक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन कोशिश यही होगी कि जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचा जाए और लोगों को रिलीफ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया साद बुखारी आपका। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज हमारे साथ होंगे। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब ज़लज़ले आते हैं इनकी वजूहात क्या होती है और इनसे बचा कैसे जा सकता है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे ज़लज़ले के हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया रियाज साहब। ये बताएगा कि कल रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। 2005 में जो ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर को, क्या उसकी शिद्दत इससे कम थी?
जी बिल्कुल। वो स्लाइडली यहाँ में भी 7 से ज्यादा था। वो भी बेसिकली जो भी 7 से या 6 से ज्यादा हो जाते तो वो मेजर अर्थक्वेक में आ जाते हैं और उसकी जो डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा ही हो जाती है। तो डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, और भी ऐसे फैक्टर्स है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो रिकंसाइल नहीं करते तो फिर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता। मसलन यहाँ पे डिस्ट्रक्शन जो है वो कश्मीर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, यहाँ आबादी कम थी या ये बहुत डीप था, 23 किलोमीटर नीचे था जमीन में? जी बिल्कुल, उसके रीजन मुख्तलिफ होते हैं और उसमें जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो फॉल्ट लाइन के जो फॉल्ट जनरेट होते हैं उसमें वहाँ पे ये डिफरेंट टाइप फॉल्ट था, जिसमें थ्रस्ट फॉल्ट कहते हैं, जिसमें कुछ। अच्छा, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर किसी जलजले की गहराई ज्यादा हो और जेर जमीन तो उससे नुकसान कम होता है? जी बिल्कुल, जो शैलो होते हैं उसमें कम होता है। यही वजह है जो हिंदुकुश से तकरीबन साल में या 2 साल में जरूर मेजर अर्थक्वेक आते हैं, 6 के मैग्नीट्यूड के रेंज में आते रहते हैं, लेकिन उनसे प्रॉब्लम नहीं होता, डिस्ट्रक्शन नहीं होता, क्योंकि उनकी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा रियाज साहब, ये बताइए कि मेजर जलजले 1935 का जलजला आया कोयटा में, पश्चिम में 1945 का था, मेजर फॉल्ट लाइंस हैं और फिर कुछ भी नहीं हम कर पाए, और जो बिल्डिंग्स बनी, जिस तरह हमने बलूचिस्तान को डेवलप किया, तो वी विल बी रिमेन वल्नरेबल जब भी कोई ऐसी कोई तब्दीली आती है जमीन में? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान का जो असल में जो जियोलॉजिकल पोजीशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो प्लेट्स हैं, इंडियन प्लेट भी एक साइड से और इंडियन यूरेशियन, और फिर साउथ में जो सी है जहाँ पे सनोमोजेनिक किस्म के अर्थक्वेक आते हैं जिसमें मकरान सबडक्शन वाला है, तो वो एक अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की दरमियान। तो ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म की जियोलॉजिकल जो पोजीशन बनता है, प्लेट बनते हैं, इसकी वजह से इनके इसमें चेंजेस काफी ज्यादा और यहाँ पे बड़े वल्नरेबल और मेजर। अच्छा रियाज साहब, ये बताइएगा कि अभी ये तो पता चल, ये तो आज तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जलजले को, ये एक ऐसी आफत है। आज तक जदीद साइंस ने क्या दरियाफ्त किया है इससे बचने के लिए? क्योंकि इतने ही बड़ा जलजला जब कैलिफोर्निया में आता है 4 बंदे मरते हैं या 80,000 बंदे मर जाते हैं, इसका क्या फर्क है? ये हमें वजूहात बताइए। नहीं, फर्क बहुत साफ जाहिर है। वहाँ पे जो बिल्डिंग कोड्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर यहाँ भी पाकिस्तान में जो बिल्डिंग कोड्स है अगर उनको फॉलो की जाए तो काफी हद तक उसमें जो कैजुअलिटीज है, जो डैमेजेस है, वो कम हो जाते हैं। उनका सोल्यूशन यही है, क्योंकि नेचर तो आप चेंज नहीं कर सकते, यही चेंजेस आते रहेंगे। पाकिस्तान के खासकर बलूचिस्तान के जो इलाके हैं या नॉर्थ ईस्टर्न साइड से या नॉर्दर्न पार्ट से, वो इंतहाई मेजर। और अच्छा इधर बताइए ये जो दूसरे पंजाब है या ये इलाके, यहाँ भी क्या ये फायर हमारे को बेशतर सिटी बताया जाता है फॉल्ट लाइंस पे है? नहीं, ये पाकिस्तान में खासकर जो पंजाब के इलाके है, जो सदरन और सिंध नॉर्थ के जो एरियाज है, ये इंतहाई सेफ एरियाज है इस लिहाज से। बाकी तो हर जगह पे फॉल्ट लाइन मौजूद है, लेकिन ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे माइनर किस्म के अर्थक्वेक आते हैं, कोई मेजर यहाँ पे आता नहीं है, ना ऐसा फॉल्ट जनरेटिंग सिस्टम है। अच्छा ये बताएगा कि गवादर के करीब जो समंदर नुमा में पहाड़ नुमा जजीरा सामने आया है, ये किस तरह की तब्दीलियां होती हैं, ये कैसे तब्दीलियां आती हैं? ये देखो होती रहती हैं, और इसमें जिस तरह मैंने बता दिया कि यहाँ बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म की फ्लैट्स जो है ना वो बन रहे। एक साइड से साउथ से अरेबियन फ्लैट है जो नीचे धस रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये मकरान सबडक्शन है, जहाँ पे 1945 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह सुनामी में जनरेट हुआ था, और वो जमीन के नीचे जा रही है, जो कि यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। लेकिन इस साइड पे बलूचिस्तान के जो मशरकी साइड्स हैं, यहाँ पे इंडियन प्लेट उसको नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि ये जो जलजला है रूसी और इंडियन प्लेट्स के टकराने की वजह से आया है, ये दुरुस्त है ये बात? नहीं, टकराना नहीं होता, ये हर वक्त ये प्लेट्स मूवमेंट करते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जहाँ पे इस किस्म की कम्प्लेक्सिटी जो मैंने बता दिया है कि वो दूसरी साइड से यूरेशियन और उन प्लेट के दरमियान ऑलरेडी सबडक्शन हो रही है अरेबियन प्लेट, और दूसरी साइड से ईस्टर्न साइड से जो इंडियन प्लेट का ईस्टर्न साइड है वो बलूचिस्तान और जनूबी और सेंट्रल जो पार्ट है इसमें नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं।
तो अच्छा ये बताइए रियाज साहब, ये बताइए कि ये जो कहा जाता है कि जो क्रस्ट है ऊपर वाला सख्त क्रस्ट, उसकी रेशो नीचे मादे से इतनी है जितनी सेब का छिलका, तो ये फैक्ट सुन के तो खौफ आ जाता है, तो ये दुरुस्त है? पहले तो ये बताएं। नहीं, वो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं अर्थ के, और ये हर जगह पे इसी तरह होते रहते हैं। और अब बिल्कुल जो इनसाइड है वो बहुत एक हॉट लिक्विड मैटर है, और उसको आगे जो आ जाते हैं वो रिजिड फॉर्म में होता है। यही जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो इन प्लेट्स को मूव करता रहता है नेचुरली। और वो अगर वहाँ पे जहाँ पे कोई फॉल्ट लाइन नहीं है, जहाँ पे कोई ये स्मूथ मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में बताएगा कैसा, मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो 2/3 रकबा है फॉल्ट लाइन के बहुत ज्यादा करीब है, जहाँ कभी भी किसी भी वक्त जल्जले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। बता सकते हैं कि कौन कौन से शहर आते हैं इसमें? जी बिल्कुल, खासकर जिस तरह हमारे डिपार्टमेंट ने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑलरेडी बहुत पहले ही इसे बताते रहते हैं कि बलूचिस्तान के जो एरियाज है, जिसमें इवन जो मकरान कोस्ट है, ये बहुत वानरेबल है। उसमें इस किस्म के अर्थक्वेक आ सकते हैं जिससे सुनामी भी जनरेट हो सकता है। सी के अंदर कोस्ट से तकरीबन 50 किलोमीटर के साउथ से, जो मैंने बता दिया कि अरेबियन प्लेट और यूरेशियल प्लेट के दरमियान ये प्रॉब्लम बन रहा है। इस तरीके से जो बलूचिस्तान का मोस्ट ऑफ द एरिया है वो मेजर अर्थ फॉल्ट पे है। नॉर्दर्न पार्ट जो है वो भी इस किस्म के, और जो कश्मीर वाला ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड है वो भी मेजर अर्थ फॉल्ट जोन है, जहाँ पे मेजर किस्म के अर्थक्वेक जनरेट हो सकते हैं। तो बाकी जो सेंट्रल ईस्टर्न साइड है वो तकरीबन ऐसे हैं जहाँ माइनर किस्म के अर्थक्वेक। अच्छा ये बताएगा कि ज्यादा नुकसान से बचने के लिए यही तरीका है कि अपनी जो मकानात की तामीर है इसको मद्देनजर रखा जाए, जिस तरह बाहर के ममालिक में रखा जाता है? जी बिल्कुल, पहला जो प्रायोरिटी है वो बिल्डिंग कोड की सख्ती के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। दूसरी बात है कि जो पब्लिक है उसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ताकि वो। मगर रियाज साहब ये तो नजर आ रहे हैं मड हाउसेज हैं, इसमें क्या बिल्डिंग टेक्निक हो और क्या करें हम? ये तो मड हाउसेज हैं 5000 साल पुराने जो होते थे। जी बिल्कुल, ये तो एक अब इसका तो सोल्यूशन वो भी बच सकते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी गुर्बत की वजह से ज्यादा मरते हैं, इतने जल्जलों की वजह से नहीं मरते? बस ये अब मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मसला ये है कि ये प्रॉब्लम तो है ही है। इसमें और भी इस किस्म के रीजन हो सकते हैं, जो तो वो डिफरेंट रीजन बन सकते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग कोड है उसकी सख्ती के साथ जो है ना, दो कि वो महंगा है, वो एक्सपेंसिव भी वो एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, आफ्टर शॉक्स की शिद्दत भी कल रियाज साहब काफी ज्यादा थी, 5.9 रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत थी। तो अमूमन इस तरह होता है कि इस तरह के जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स भी इतने ज्यादा शिद्दत के साथ आते रहते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, बल्कि इसमें 6 के दरमियान भी हो सकता है। अक्सर ऐसे आ जाते हैं कि वो बिल्कुल उसके इक्वल भी आ जाते हैं। तो मेजर आफ्टर शॉक में मेजर इवेंट भी आ सकते हैं, और जिस तरह हमारे डिपार्टमेंट ने कल बताया हुआ था कि इसमें आफ्टर शॉक बन सकते हैं और इसमें मेजर भी आ सकते हैं। ज्यादा तो माइनर और मॉडरेट किस्म के इवेंट आ सकेंगे, लेकिन इनमें मेजर का भी एक। अच्छा आखिर में ये बताइएगा, अभी साइंस इम्परफेक्ट है, कहाँ तक पहुंची है ज़हन इंसान का और साइंस इनको प्रिडिक्ट करने में? इन्होंने कुछ मीटर लगाए हैं सुनामी के बाद इंडोनेशिया में, तो वो भी मेरे ख्याल में इतने अभी इफेक्टिव नहीं है। नहीं, वो इजी है, वो पाकिस्तान में भी है। हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इंस्टॉलेशन की है, और वो भी जिस तरह मैंने बता दिया कि जो मकरान सबडक्शन जोन है उनके लिए सुनामिक अर्ली वार्निंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। तो दूसरी बात ये, चूंकि दुनिया ये बहुत बड़ा एक डिफरेंट मैस है अर्थ, उनकी मॉनिटरिंग, मतलब ये डिफिकल्ट मैं नहीं कह सकता कि ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये डिफिकल्ट है। इसमें बहुत बड़ा ह्यूज किस्म का फाइनेंस इन्वॉल्व है, और इसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग की, तो वो इस किस्म के पॉसिबिलिटीज जो है ना फ्यूचर में हो सकती है। डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और ये आगे चूंकि साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और कुछ मेरे ख्याल में आगे कोई टाइम आएगा जिसमें वो फाइंडिंग करेंगे। बहरहाल कुदरती आफात है, इनसे बचना यकीनन मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब आपका। कायद साहब, वही बात जिस तरह तामीरात बाहर होती हैं इस तरह यहाँ पर थोड़ी सी बात उन्होंने की इस पे, लेकिन बात यह है कि अब आपने बिल्डिंग कोड चाहिए, मड हाउसेज है वहाँ पे, सड़क तो है नहीं वहाँ जहाँ पहुँच के हम जो है वो ट्रांसमिशन जो है लाइन जो है पिछले दिनों में मैं देख रहा था वहाँ कहीं नहीं है, मवासलात का निज़ाम नहीं है। तो बेसिकली ये हम जो हम चला भी रहे थे अभी हमारे टीवी पे, आपको वो एक टिकर भी नजर आ रहा होगा कि जो हम कुदरती आफात को इंसानी आफत बना देते हैं। अभी मसलन अगर 7.8 में कैलिफोर्निया में, अच्छा अब आपको बता दूं जो लॉस एंजलिस है, क्योंकि वो वल्नरेबल है, तो
तो उसकी बिल्डिंग वहाँ अगर लॉस एंजलिस से आप गुजरे ना कभी तो आप देखते हैं 2, 4, 5 कुछ स्काई स्क्रैपर नजर आएंगे, वरना ज़मीन पे उन्होंने शहर को आबाद कर रखा है, या लकड़ी के घर हैं ज़्यादातर। तो जब इतना बड़ा जलजला आता भी है तो उनका नुकसान नहीं होता। अब यहाँ ये मड हाउसेज हैं, उसके बाद हम ये कंक्रीट का ले आते हैं, ये जब गिरता है तो अल्लामान अल-हफीज़। अच्छा, कुछ लोग इसे खुदाई अज़ाब भी कहते हैं, कहर भी कहते हैं कि उन्हीं कौमों पर आते हैं और इस तरह के नुकसान होते हैं। खुदाई अज़ाब मुझे इसमें ऐसे मिथ्स हैं, मिथ्स तो है, ये तो अकीदे की बात आ जाती है, मगर मुझे समझ नहीं आता कि जो तो जराइम पेश है वो तो बड़े अच्छे मकानों में रहते हैं, वो तो बड़े जल्जले से गरीबों पर क्यों आते हैं? मेरे ख्याल में लेट्स नॉट, मेरे ख्याल में वो ये जो है वो जिसे कहते हैं ना कि जो इमारतें होती हैं वो किसी कौम के लिबास की तरह होती हैं, उससे अंदाज़ा लगता है कि आपकी औकात क्या है। और ये हमारी इमारतें वल्नरेबल हैं। और बलोचिस्तान का तो बहुत बुरा। अच्छा, बलोचिस्तान का आप हाल देखें। आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे एक तरफ सुपर रिच फ्यूडल्स हैं, वहाँ पे एक नवाबीन है, ठीक है, उसके बाद इतने पैसे भी हमने फेंके, ये NFC अवार्ड भी गया, कोई ज़मीन पे तब्दीली नहीं आई, कोई हमने नहीं देखा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अभी ये वारान, अभी हमें जल्जलों से अपने शहरों के नाम पता चलते, वहाँ हो गया, वहाँ हमें पता ही नहीं है आमतौर पे, तो हमने उनको जोड़ा नहीं है, डेवलप नहीं किया। बहरहाल कुदरती आफात के बारे में प्रिडिक्शन करना जो एक बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, इसके बारे में पेशबंदी की जा सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे वापस तो बात करेंगे क्या ड्रोन हमले दहशतगर्दी की वजह नहीं है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली से खिताब करते हुए बराक ओबामा अमरीकी सदर का ये कहना था कि जहां भी सिफारतकारी नाकाम हुई तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ड्रोन हमले वहां करते हैं जहां दहशतगर्दों को पकड़ना मुश्किल होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ेकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। ये बताएगा कि ओबामा कहते हैं कि जहां दहशतगर्दों को पकड़ना मुश्किल होता है वहां हम ड्रोन हमले करते हैं, तो क्या हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी बढ़ी है इसकी वजह ड्रोन हमले नहीं है? दरअसल दोनों है, मतलब है कि दहशतगर्दी से बढ़ी है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दहशतगर्दी मौजूद थी ड्रोन हमलों से पहले भी, और ये उन इलाकों में हो रही है जो लोग हुकूमत की रट तस्लीम नहीं करते, और हुकूमत पाकिस्तान वहाँ से वो गैर मुल्कियों को नहीं निकाल सकी है। तो इन ए मैनर एक तरफ तो ये एस्पेक्ट है, दूसरा ये है कि अमेरिका का सदर जो है वो इसी तरह तो एक ग्लोबल वार चल रहा है कि जिससे से वो कहता है कि दहशतगर्द है, क्योंकि डेफिनेशन उनकी अपनी है, तो वो किसी जगह पे किसी मुल्क पे भी चढ़ाई कर सकता है। तो ये एक बहुत डेंजरस बात है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम कभी भी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर सिफारतकारी नाकाम हुई या जहां पर जो है वो आमरीत सर चढ़कर बोलेगी। जी हाँ, तो इसलिए वो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि जहाँ नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर जो है हर एक मुल्क की एक सामर्थ्य होती है, उनके बाद जो होता है उनका एहतराम लाजमी होता है। अगर अमेरिका इस इंसिस्ट करता है तो कमिंग वक्त में कम से कम 40 ऐसे ममालिक हैं जो ड्रोन्स बना रहे हैं, और वो क्या यही हक जो है वो उनको भी देगा, और इस तरीका अमेरिका के ऊपर भी हमले हो सकते हैं, और इस तरह दुनिया का जो पूरा निज़ाम जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत, चार्टर के तहत, जिनेवा कन्वेंशन के तहत एक हमारे जो वजूद में है, ये तमाम जो दुनिया का स्ट्रक्चर है ये खतरे में पड़। अच्छा बेटी साहब, ये बताइए कि ये जो इस दफा कहा जा रहा है, एनालिस्ट ये कह रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिस्ट का टाइटल स्टोरी भी देखें वेस्ट वीकेंड के नाम से, कि ये जो सीरिया पे ये हमला नहीं कर सके, तो ये क्या कोई इसकी अब लागर लगता है, आपको लागर होता नजर आता है अमेरिकन इंपीरियलिज्म? और वही अब दोनों बातें कर रहे थे, एक तरफ अंदर से प्रेशर है कि बाहर मत जाएं और मुल्क को देखें, और दूसरी तरफ वो ये बता रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे। तो ये जो वीकेंड होने का तासुर है, ये दुरुस्त लगता है आपको? जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर रशिया ने उसको प्रॉपरली टैकल किया, उसको कन्फ्रंट किया, और कोई धमकी भी दी कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। शायद उनका इशारा सऊदी अरब की तरफ था कि ये जो दहशतगर्दी है
वहाँ का एक सेक्ट है सलाफिस्ट जो दुनिया में इसके ये है, और जो आप इराक पे भी हमला कर रहे हैं, आप अलकायदा के एयरफोर्स के तौर के ऊपर काम अच्छा, ओबामा ये कहते हैं कि अफगान जंग के बाद दुनिया अब महफूज हो गई, आप समझते हैं? उसे को एटलीस्ट अफगानिस्तान आपसे महफूज हो गया, उसने शिकस्त आई है। लेकिन वो तस्लीम तो नहीं करते, वो तस्लीम नहीं करते, वो कहते हैं हम इससे अफगानिस्तान की हालत सवार के निकल रहे हैं यहाँ से। नहीं, अफगानिस्तान इज इन टैटर्स ब्रिगेडियर साहब, अफगानिस्तान का रह क्या गया वहाँ? अफगानिस्तान जो 2001 में आया था और अभी जा रहे हैं, तो दोनों हालातों में वहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन और टेररिज्म बहुत ज्यादा बड़ी है। बड़ी साहब, एक बड़ी अहम बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो 3 हमले हुए हैं, 74 बंदे मरे अपना इराक में, इसके बाद ये कीनिया में हुआ और ये हुआ, और उसके बाद इनकी तकरीर भी यूएन में आ गई, तो डोंट यू थिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली विदाउट सब्सक्राइबिंग टू दी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये टेररिस्ट तो हेल्प करते हैं हॉक्स की, जो अमेरिका में हॉक्स हैं उसकी एस्टेब्लिशमेंट में, तो ये हमले तो उसको आसानी पैदा करते हैं तकरीर करने में और ये बताने में। आप इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स है, कुछ ह्यूमनाइज्ड ग्रुप्स है जो भी एक्टिवेट हुए हैं, और सारे जो है वो ड्रोन्स की जो मैंने बात की बैन अवी कानून की खिलाफ वर्जी है, उसमें सिविलियन बच्चे औरतें मरती हैं, और उनकी फिगर वो शायद कर रहे हैं। एक है जर्नलिस्ट.com, उन्होंने कल भी कोई फिगर जो है पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं वो रिलीज किए हैं। मेरे ख्याल में एक बढ़ेगा प्रेशर अमेरिका के खिलाफ, ये जो बेउसूली की जंगें हैं वो कर रहा है, और वो समझता है कि उसको ये हक है। अच्छा शाह साहब, ये बताएगा कि अमरीकी इतने दावे से कैसे कह सकते हैं जो हमारे कबायली इलाकों में ड्रोन्स फेंकते हैं कि इससे सिर्फ दहशतगर्दी मरते हैं? हम तो देखते हैं कि बच्चे भी मरते हैं, औरतें भी मरती हैं, मासूम शहरी भी मरते हैं, तो फिर ड्रोन हमलों का तो कोई जवाब नहीं बनता। बिल्कुल जवाब नहीं बनता, और जवाब इसलिए नहीं बनता कि किसी भी बैनुल-अक़वामी सरहद जो है वो आप पार नहीं कर सकते और वहाँ पर हमला नहीं कर सकते, चाहे वहाँ जो कुछ भी हो। ये वहाँ के हुकूमत का काम है कि वो करे, और अगर अमेरिका जरूरी समझता है तो वो वहाँ के हुकूमत को इनेबल करे या उनको हथियार दे, उनको सामान दे कि वो उसका इलाज करें। उनको ये हक नहीं बनता, वरना हर एक मुल्क जो है, हिंदुस्तान कल कहेगा कि पाकिस्तान में फलानी जगह पे जो है ये मुझे खतरा है, ये टेररिस्ट मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं उधर हमला कर दूंगा। जब हमला करेगा तो उसको पता चल जाएगा ये तो आगे एक न्यूक्लियर ताकत है। तो इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये उसूल की पामाली जो है वो बड़ी खतरनाक बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, हमें एनालिसिस कर रहे थे। साहब, दहशतगर्दी तो ड्रोन से पहले मौजूद थी, लेकिन ड्रोन के बाद बढ़ी है। देखिए, मैंने कल भी बात एक जगह हो रही थी, या शायद यहीं पे हो रही थी, टीवी पे ही, मुझे याद नहीं है, कि जो इराक था अमेरिका के हमले से पहले, आज उसको आज के इराक से कंपेयर करें, कोई आदमी किसी भी डिक्टेटर को सपोर्ट नहीं करता। हम तो नहीं करते, आलमी ताकतें कर रही हैं। अब भी मिडल ईस्ट में जो डिक्टेटर बैठे हुए हैं वो उनको सपोर्ट करें। अच्छा, अब आज कहाँ इराक खड़ा है? इराक में कभी एक धमाका होता है, वहाँ पे एथनिक इशू, शिया सुन्नी का इशू आ गया, और कुर्दों का इशू जो है वो खड़ा हो गया, उसकी बाइफर्केशन की बातें शुरू होगी। इसी तरह अफगानिस्तान था, इवन मुल्ला उमर को हमने तो नहीं सपोर्ट किया। तालिबान की हुकूमत जो है जब 90s में बनवाई तो अमेरिकन नहीं बनवाई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में, और ये कोई अब राज और इट्स एन ओपन सीक्रेट। तो आज उस जंग के बाद सिर्फ अफगानिस्तान ही डिस्टेबलाइज, इराक भी हुआ नहीं, हमारे उसके इफेक्ट्स देख लें आप, ज्यादा इफेक्ट है। लेकिन मैं जो एक बात करना चाहता हूँ ना शाजिया से, कि जिस तरह इकोनॉमिस्ट की मैं टाइटल स्टोरी आज मैं एक रिफर कर रहा था उसकी तरफ, कि वीकेंड हुआ है। वीकेंड कैसे हुआ कि एक तो हमने देखा कि प्यूटन जो है अपने अंदर की तकालीफ से भी है, क्योंकि अंदर वो खुद एक डिक्टेटोरियल रूल जो है और वो रिगिंग करके ऊपर बैठे, मगर वो आया और उसने सीरिया पे हमले में रोकने में वो बड़ा उसका था, और अमेरिका वीकेंड हुआ, और उनके प्रेस ने इस बात को तस्लीम किया कि वो वीकेंड हुए। और दूसरी जो हमने अहम बात की ब्रिगेडियर साहब से, कि ये जो हमले टेररिस्ट करते हैं, भले ये कहीं अमेरिका के मुखालिफ होंगे, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहा, मगर ये कि इनके हमलों से ये जो तस्सर है कि यहाँ पे जंग जारी रखी जाए, यहाँ पे ड्रोन मारे जाएं,
वो उन्हें बड़ी मदद मिलती है। और इसकी टाइमिंग देखें कि अभी टाइमिंग ये है कि यूएन में आके उन्होंने तकरीर फरमानी है, अपनी पॉलिसी तकरीर बतानी है कि वो दुनिया के साथ किस किस्म का सलूक रवा रखने का इरादा रखते हैं। तो इधर से हम उनको जवाब दे रहे हैं कि भाई ठीक है, देखें कीनिया में क्या हो गया, कीनिया में दहशतगर्दी हो गई, हमारे यहाँ हो गई, इराक में हो गई, लिहाजा जो जवाब बनता है आप जवाब। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके लिंक्स हैं या नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। ये इनडायरेक्टली यहाँ पे हमले करके जवाब नजर आ रहे हैं ना, आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको तो ये इशू है। अगर हम यहाँ अपने मामला ठीक कर लें तो मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं। और आपकी मैं एक ना मेन स्टोरी आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था, ये थी बांग्लादेश में। आपको याद है आज से 5 महीने पहले वहाँ एक राना प्लाजा था, बिल्कुल जिस तरह कराची की बिल्डिंग गिरी थी, आग लगी थी, वहाँ वो मुनद्दिम हुआ, आग लगी, वहाँ 1000 से ज्यादा वर्कर मारे गए थे। अभी तक खैर से उनको कंपनसेशन नहीं मिली। मगर मैं आपको कुछ दिलचस्प फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बांग्लादेश दूसरा बड़ा मुल्क है दुनिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला चाइना के बाद। 20 से 22 या 19 से 22 बिलियन डॉलर वो कमाता है। अब वो जो पैसे कमाता है उसमें अगर उनकी कंडीशंस वर्कर्स की देखें, उनकी जो एक वर्कर्स की माहाना तनख्वाह है वो 3000 टका है। 3000 टका उनकी एक यानी है वो उन्होंने, और ये बनते हैं $34 महीने के। अब वो कह रहे हैं $104 कर दें, ये 8000 8,500 टका हमारी तनख्वाह करें वरना हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये है कि अब आप जरा सोचें कि जो रियासत है वो $20 अरब कमाती है, मगर यहाँ से जो सामान एक्सपोर्ट होके वॉलमार्ट पे, टारगेट पे, जेसी पेनी पे 23% माल यहाँ का अमेरिका में बिकता है, बाकी यूरोप में बिकता है। क्या आपको अंदाजा है कि ये वर्कर जो बैठ के इंतहाई सब ह्यूमन कंडीशन में माल बनाते हैं वो 3 या 4 गुना ज्यादा उससे बिकता है। मतलब 20 बिलियन का अगर ये कमा रहे हैं तो $40 बिलियन वो कमाते होंगे। ब्रेक लेनी है, यहीं से आके बात का आगाज करेंगे। नाज़रीन, टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची से कॉलर हैं आसिम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। बात ये करना चाहता है कि 2 टॉपिक्स पे बात करना चाह रहा हूँ मैं। एक तो ये है कि दहशतगर्दी की जो इब्तिदा हुई पाकिस्तान के अंदर, वो 80s के अंदर से जो दहशतगर्दी की इब्तिदा हुई, तो आज तक हमने उन करेक्टर्स को जो उस वक्त इन्वॉल्व थे, हमीद गुल साहब थे और जो दूसरे लोग थे, उनके साथ हमने आज तक क्या किया जिन्होंने आज तक 20, 25, 30 साल हो गए हमें इस अजाब के अंदर मुब्तला हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि तालिबान हमारे बच्चे हैं और वो हम उनको सपोर्ट करेंगे, ये हमारे बच्चे हैं। ठीक है, एक तो हमने उनके साथ क्या किया। दूसरा तो सवाल मेरा ये है कि अभी जो ब्लास्ट हुआ पेशावर के अंदर, उसके बाद ये कहा गया कि भाई इसकी जो है वो टाइमिंग्स ये हैं कि ये जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इससे पहले जो वाक़यात हुए थे क्या वो भी जो है किसी टाइमिंग के तहत हुए थे? जोसेफ कॉलोनी में हुआ, कराची में अब्बास टाउन के अंदर हुआ, कोयटा में जो है वो हज़ारा बरादरी के साथ हुआ। तो ये दहशतगर्दों को फेवर देने के लिए इस किस्म के बयानात कि भाई ये टाइमिंग से साथ हुआ है, ये साजिश है। एक और सवाल मेरा आपसे कि एक मैं आपसे क्वेश्चन और करना चाह रहा हूँ, ये है कि दहशतगर्द जो भी है, अभी आपने देखा होगा कि पेशावर ब्लास्ट के बाद जो है वो एक कौमी असम्बली के अंदर एक बिल पास करने की बात की गई कि तरमीम तौहीन रसालत की तरमीम का बिल लाया गया पीटीआई की तरफ से। ठीक है, तो क्या ये आपको मुनाफिकत नहीं नजर आ रही? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत सी बातें इन्होंने की हैं। एक तो ये कि वो कैरेक्टर ठीक कहते हैं, ये 80 से पहले 78 के इनकलाब के बाद वहाँ से आई और हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। ये मोस्टली वहाँ आपके प्लेयर ये कहते हैं। जनरल साहब की एक अपनी राय, मेरी कल उनसे ऑफ द स्क्रीन भी बात हुई, उनका भी एक नुक्ता नज़र है। तो लेकिन वो उस वक्त वो एक मुलाजमत में थे, एक रियासत का पूरा एक था, उसमें वो कर रहे थे। इस हवाले से 2 राय यकीनन मौजूद हैं, ये राय बड़ी मोहकम है कि ये वाकई तब से शुरू हुआ था। और दूसरी बात उन्होंने शायद टेररिज्म की जी हाँ, कि वो जो टाइमिंग के हवाले, लेट्स नॉट गिव इसको बहुत ज्यादा कोई इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन हम उसके ये देखते हैं कि उसका हर पहलू पे बात की जाती है जी। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे कर रहा था कि ये जो 3,000 टका लेने वाले वर्कर हैं बांग्लादेश के, ये पूरी दुनिया की जो जीडीपी है इसमें कुछ 60-70 बिलियन डॉलर का इजाफा करते हैं, और उन्हें क्या मिलता है? एक जिल्लत भरी जिंदगी और 3,000 टके। इसमें से 2 पहलू निकलते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आज फिर यहाँ बातें हो रही हैं कि हमने अलहदा होना है, बलूचिस्तान को अलहदा करना है, ये करना है। तो
तो क्या ये जो असल में बांग्लादेश की दौलत पैदा करने वाले लोग हैं, इनको आज़ादी मिल चुकी है? या क्या आप एक और लकीर खींच के, मैं ये नहीं कहता कि आपको राइट्स ना मिले या बलूचिस्तान के लोगों को राइट्स ना मिले, क्या ये लोग आज़ाद हो गए हैं? अगर तो आज़ादी का मतलब ये है कि ये जो बांग्लादेश के जो ऑपरेसर्स हैं, बांग्लादेश के जो इस्तेसाल करने वाले हैं अवाम का, ये अगर उनकी आज़ादी है तो फिर मेरे ख्याल में ये ना ही मिले तो बेहतर है। तो मैं ये एक तो आपसे बात करना चाह रहा था। और दूसरी स्टोरी, ये क्लासेस सब करते होते हैं आमतौर पर ज़्यादातर, मगर आज ये छपी थी तो मैंने कहा इसको मैं शामिल करूँ। NTDC जो है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच अथॉरिटी, इसने एक ठेका दिया है, और जो ठेका दिया है वो जो कंपेटिटर बिडर था उससे जो 89% ज़्यादा वाला था, जिसने ज़्यादा पैसे उसको दे दिया, यानी लोएस्ट बिडर को नहीं दिया, और जो PC1 था उसका 60% से जो PC1 पे रकम रखी गई थी 13 बिलियन, उससे 60% से ज़्यादा दिया, और इसमें 13 बिलियन से 22 बिलियन तक पहुंच गया। मगर इसमें एक और बड़ी अजीब बात की गई कि बिडिंग के वक्त एक कंसल्टेंट को भी हायर किया गया, और वो कंसल्टेंट हायर करके उसे कुछ पेपर वर्क करवाया गया, जिसमें उसने फिगर्स को नीचे ऊपर करके इस फिगर को जो उन्होंने ऐड अप किया है उसको जस्टिफाई किया, और जो कि बिल्कुल एक रूटीन नहीं है। इससे पहले इस तरह का कोई प्रेसिडेंट हमें नहीं मिलता, और नए उन्होंने एस्टिमेट्स दिए। और उसके साथ साथ जो करंट कंट्रैक्टर है, रिपोर्ट ये बताती है कि उसको ना बिड इम्प्रूव करने के लिए उसकी जो इंश्योरेंस क्लेम है उसको विदड्रॉ करने की इजाज़त दे दी, और उसने अल्टीमेटली रिप्लेस कर दिया बैंक गारंटी को। ये बातें हैं हमें करनी, हम जो कर रहे हैं ये आज बड़े मेन अखबारों में आ रही हैं। तो क्या ये देखेंगे हम कि ये ट्रांसपेरेंसी, हम टके टके के लिए हम जो है वो इधर उधर जलीलो ख्वार हो रहे हैं? तो ये इस पे मेरे ख्याल में क्लास साहब जब आएंगे उस पे हम मजीद ले करेंगे। कैसा मैं एक स्टोरी डिस्कस करना चाह रही हूँ नाज़रीन। सियालकोट में पुलिस ने बंजारों की एक पूरी बस्ती थी और उनको गिरफ्तार किया है। पूरी बस्ती को हवालात में जो बंद कर दिया है। 12 मर्द थे, 12 औरतें थी, 4 बच्चे थे, ने गिरफ्तार कर लिया। वजह ये बताई गई है कि ये लोग बच्चों को मुख्तलिफ जगहों से अगवा करते हैं, अगवा करने के बाद इन्हें माजूर करते हैं और उसके बाद इन्हें भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। सारा मामला है क्या इन लोगों का क्या कहना है, इस पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे शम्स जावेद हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। शम्स, 12 मर्द, 12 औरतें और 4 बच्चे गिरफ्तार किए। जो बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं ये कौन है? ये शादी ऐसे है, ये कल पुलिस ने सुबह कार्रवाई की है। यहाँ बस्ती है, हाना बदोश कहा जाता है। ये तकरीबन अरसा दराज से सियालकोट में लोग आबाद हैं। कल एकदम से वहाँ पे पुलिस ने दावा बोल दिया और वहाँ से तकरीबन 13 और 14 मर्द और खवातीन मिला के 27 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके साथ छोटे बच्चे भी उन्होंने बरामद किए और कहा ये वो लोग हैं जिनको अगवा किया गया था मुख्तलिफ शहरों से और यहाँ से भीख मंगवाई जा रही है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, जब ये सारे दिन की कार्रवाई के बाद शाम को हम लोग उनसे रब्ता करते हैं पुलिस से, तो पुलिस जिन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करती है वो एक विजिलेंसी एक्ट है पंजाब का 1958 का और एक 36 MC एक्ट है 2007 का, जिसके तहत इन लोगों पर पर्चा दर्ज किया जाता है, जिससे मुराद ये होती है कि बच्चों को निगलेक्ट किया गया है या उनको जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। इसमें 360A जो है 364A के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, जिसके तहत ये स्टैब्लिश होती है बात कि इन लोगों ने वाकई कहीं से इन बच्चों को अगवा किया गया था। और मुझे ये बड़ी दिलचस्प बात बताने में कोई आर नहीं है कि शम्स ये बताएं, जो माजूर, जिन बच्चों को माजूर किया जाता है, वो जिनसे भीख मंगवाई जाती है, उन बच्चों का क्या कहना है? जी, मेरी इन बच्चों से जब बात हुई और उन चीजों को हमने कल दिखाया भी टेलीविजन के ऊपर, बच्चे कहते हैं कि ये हमारे अपने पेरेंट्स हैं, हमें कहीं से अगवा नहीं किया गया। और वो पैदाइशी तौर पर मजदूर है, जिनमें एक बच्चा जाता वो आंखों से मजदूर था, एक हाथों से मजदूर था। लेकिन मैं बड़ी दिलचस्प बात ये बता दूं कि मेरी जब DPO नफीस गौर से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग 1 हफ्ते से इनकी रैकी कर रहे थे, लेकिन 1 हफ्ते की रैकी के बावजूद अभी तक उनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पा रही और अभी तक उन्होंने। तो बच्चे इस तरह का बयान कि ये लोग हमारे वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, किसी दबाव की वजह से दे रहे हैं? जी बिल्कुल, उन बच्चों का और बच्चों के साथ उनकी माएँ थी, उनका कहना था कि पुलिस हमें जबरदस्ती हमसे बयान दिलवा रही है और ये कहना चाह रही है कि हमने की है, ये बच्चे हमारे अपने हैं, आप जहां से मर्जी इनको हमारे साथ टेस्ट करवा सकते हैं। बल्कि मेरी जब पुलिस से बात हुई, मैंने कहा क्या आप इनका DNA टेस्ट करवाएंगे जिससे ये बात स्टैब्लिश हो जाए, तो DPO साहब ने कहा कि हाँ हम इनका DNA टेस्ट भी करवाएंगे, उसके बाद ही ये पर्चे में। ठीक है, अच्छा, अभी जो पर्चा किया है इस पर्चे में अगवा का या बच्चों को माजूर करने का इल्जाम अभी पुलिस ने नहीं लगाया, ये बात ये आप ये कह रहे हैं? ये कैसे ऐसा भी इल्जाम उन पे साबित नहीं हो सका। नहीं, इल्जाम क्या लगाया है क्या FIR में ये है? FIR में चीज नहीं है, उसमें सिर्फ जबरदस्ती भीख मंगवाने की जो दफा वो लगाई गई है। जी शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन ऐसा होता है, हम सिग्नल्स पे जब गाड़ी अक्सर रोकते हैं, शीशा नीचे करें, माजूर बच्चे औरतों ने उठाए हुए होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, किसी की टांग नहीं होती, किसी का बाजू नहीं होता, कोई नाबीना होता है, छोटे छोटे बच्चे भी उठाए हुए होते हैं, तो उससे पता चलता है कि इस तरह की वारदातें होती हैं। पहली बात तो ये है कि इसका एक माफिया भी है,
दूसरी बात यह कि समाज में कोई जब आपको नौकरियां नहीं रहती, आपने एक और गौर किया, पेंसिलें लेके मार्क्सें लेके लोग आ रहे हैं, आधे मुल्क को कोई चीज बेच रहा है, वाई रोजगार नहीं है। मगर एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि एक कानून 1953 का या कब वो बता रहे हैं कि बच्चों को नेग्लेक्ट करने का पर्चा बनाया, ये तो सरकार पे भी होना चाहिए। जिस सरकार के तहत 3.25 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा, और जिस सरकार के तहत 1130 बच्चे रोजाना मरते हैं, तो ये या तो कानून खत्म कर दें या फिर सरकार पे भी पर्चा करें कि ये बच्चे क्यों मर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो है, ये बेसिकली मैं एक बात बताऊं, ये भी विक्टिम्स भी हैं और मुजरिम भी हैं। विक्टिम्स कैसे हैं कि अगर आप एक बेहतर जिंदगी को जब तरवीज नहीं करेंगे, एक मुनज़्ज़म समाज आप तख्लीक नहीं कर सकेंगे, तो क्या होगा? रोटी तो हर आदमी ने 3 टाइम खानी है। गैंग्स बने हुए हैं, जो वही बात है ना, वो क्रिमिनलाइज हो जाएगा। अब क्रिमिनलाइज, अब ये भी हमने बातें देखी हैं कि अगर आप खड़े होकर भीख मांगना चाहें तो भीख नहीं मांग सकते, बंदा आ जाता है। हमने टीवी पे ऐसे प्रोग्राम देखे हैं तो आप कहते हैं हटें भाई, ये आपकी जगह ही नहीं है, तो एक भीख माफिया अपनी जगह मौजूद है। मगर ये जो सारी बर्बादी है, ये एक मुनज़्ज़म जुर्म के निज़ाम के तहत होती है, महरूमी के निज़ाम के तहत होती है, गुर्बत के निज़ाम के तहत होती है कि जब लोगों ने, अब वो बंजारे हैं, वो मुजरिम है या नहीं, अगर मुजरिम नहीं है तो नहीं छोड़ दो भाई, कल से टीवी और मीडिया, और अगर मुजरिम है तो सख्त फिर सजा देनी चाहिए। वो बच्चे जिनके हाथों में कलम होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, आप उन्हें माजूर करके भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हैं। देखिए अगर उनके पास रोटी नहीं खाने को तो भीख ही मांगेंगे ना। बंजारों के पास रहने को घर नहीं है, वहां से एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं। आप इसको आप जोड़ दें जरा हाउसिंग के साथ। हमने यहाँ स्टोरी की थी कि इस मुल्क में तकरीबन 270 3.25 करोड़ मकान जो हैं उनकी जरूरत है इस मुल्क में। ये और ये साहब जो प्राइमरी तक सरकारी स्कूल है वहां तो बच्चों को भेजा जा सकता है, इतनी तो माँ बाप को अवेयर होती है, सस्ती किताबें, सस्ता सब कुछ होता है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग इस तरह करते हैं। जो आपकी गुर्बत है यहाँ पे, अगर आप देखें इस मुल्क में गुर्बत देखें कि जहाँ पे आप बच्चों को रोटी खिलाने के लिए नहीं है, तो आप स्कूल कैसे भेजेंगे उनको? वालदैन को किसी सेटल्ड में स्क्वाटर्स में रह रहे हैं या ये झुग्गियों में रह रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? कैसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। प्रोग्राम के लिए आप हमें कल एक मैं बात करना चाहूंगा, ये जो आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है और ये पेट्रोल और ये सब्जी की कीमतों में, ये आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें तो इन झुग्गियों में इजाफा ही होगा। सही नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।